हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सूर्यकांत पारा सर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। 2022 में जो आए थे 11 अप्रैल से शुरू हुए थे हमारे एग्ज़ाम्स। तो शिफ्ट थर्ड का मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ और वोकैब का पोर्शन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी की हम शुरुआत कर रहे थे। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि हमने पिछले वाले पेपर सॉल्यूशन में किया था, वैसे ही हम इसी को सेम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, इनको कंप्लीट करेंगे। एंटोनिम्स देखो, जैसा मैंने बताया था, कम से कम 2 पूछे जाते हैं। तो पहला एंटोनिम्स क्या है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा कॉमरेड। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना है अपन को। कॉमराडेरी, कोई पढ़ रहा है इसको कॉमराडेरी। कॉमराडेरी नहीं है, ये कामरेड है। कामरेड, अगर आप साउथ वगैरह की मूवी अगर आपने देखी हो तो एक कामरेड करके मूवी आई थी, उसका आपको यहाँ से पता चलेगा कि कामरेड का मतलब क्या होता है। देखिए, कामरेड मतलब होता है आपका, एक प्रकार से हम बोलते हैं तो सौहार्द बोल दीजिए। और सौहार्द अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम एक आसान भाषा में इसको मित्रता बोल सकते हैं, भाईचारा बोल सकते हैं। एक ऐसा कॉमरेड्स का ग्रुप, एक फ्रेंडशिप, एक भाईचारा, एक मित्रता, एक उनका ग्रुप होता है कॉमरेड का। तो कॉमरेड यहाँ पर किससे अपन को करता है, इसका अपन को अपोजिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अपोजिट, एंटोनिम्स ढूंढना है। देखिए, फ्रेंडशिप, मित्रता, सौहार्द या भाईचारा, तो ये अपना एंटोनिम नहीं हुआ, ये क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। कंपेनियनशिप का भी मतलब क्या होता है? तुम्हारे साथी, सौहार्द। नेक्स्ट क्या है हमारा? एमिटी। इसका मतलब भी क्या है? मेल मिलाप या जोल या भाईचारा या मित्रता, इसको भी अपन एमिटी। तो नेक्स्ट अपना क्या बचा? देखिए, अपन इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर ये तीनों सिनोनिम्स हुए कामरेड के, तो लास्ट हमारा क्या बचता है? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी हमारा क्या है? डिसलाइक, यानी कि नापसंद करना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो डिसलाइक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कामरेड का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम हमारा क्या दिया है? क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? कि किसी की आलोचना करना, उसकी बुराई करना, आलोचना करना। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज का हम देखेंगे एंटोनिम। देखिए, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट मतलब होता है किसी को रोकना, बाधा डालना। प्रिवेंट का मतलब रोकना या बाधा डालना उसके काम में, या किसी को रोकना, प्रिवेंट करना। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉरगिव। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिसअपॉइंट। और नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेज। देखिए, प्रिवेंट मतलब बाधा डालना, रोकना किसी को। फॉरगिव मतलब होता है भूलना, है ना, फॉरगिव करना। अच्छा, डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है हमारा? निराश करना किसी को। तो क्या तीनों हमारे इसके एंटोनिम्स हुए? नहीं, अभी तक हमें नहीं मिला, क्योंकि क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा? वो उसकी तारीफ करेगा। आलोचना का अपोजिट क्या होगा? विपरीत क्या होगा? तारीफ करना। तो तारीफ करना हमारा कहां से आ गया? 4th नंबर ऑप्शन पे, प्रेज। प्रेज का मतलब ही होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। ये हमारा कंप्लीट हुआ। चारों ऑप्शन हमने चेक कर लिए, किसका मीनिंग क्या होता है समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? करेक्ट सिनोनिम्स। अब हमारे क्या आ गए? सिनोनिम्स आ गए, यानी कि समानार्थी शब्द। अच्छा, क्या क्या है? तो देखिए, फर्स्ट सिनोनिम्स है हमारा इमिनेंट। क्या है हमारा? इमिनेंट। अगर आपको इमिनेंट आ रहा है तो आप ऑप्शन से चेक कीजिए कौन सा इमिनेंट का सिनोनिम्स है, लगा के आगे बढ़ जाइए। नहीं आ रहा है तो आप इसमें देखिए कि इन तीनों में सबसे यूनिक कौन सा है। जो तीनों का, कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपको ऑप्शन भी ऐसे प्रोवाइड कराता है कि हो सकता है कि जैसे उसने सिनोनिम्स दिया आपका ये वाला, जैसे ऊपर वाला अगर हम देखें ये वाला, तो यहाँ पर कामरेड का उसने क्या कर दिया? तीनों के तीनों सिनोनिम्स दे दिए। अगर आप अच्छे से देखते, आपको तीनों आ रहे हैं कि यार ये तो तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, तो 4th आप लगा के निकल जाते। ऐसे ही आपको इमिनेंट दिया है, सिनोनिम देखना है। सबसे पहले हमने देखा इम्पेंडिंग, सेकंड देखा इग्नोरेंट, थर्ड देखा डिस्टेंट, और 4th देखा
अनयील्डिंग। इससे पिछली वाली जो शिफ्ट मैंने आपको कराई थी, शिफ्ट सेकंड, अगर आपने देखी हो, उसका सॉल्यूशन अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर यील्डिंग एक वर्ड आया था, और उस यील्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अस्थिर होता है, वो स्थिर नहीं है, वो टिका नहीं है। जहाँ पर परसिस्टेंट वगैरह मैंने आपको बताए थे तो वो उसका एंटोनिम्स हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर अनयील्डिंग है, तो अनयील्डिंग का मतलब क्या है कि वो अस्थिर ना हो कि क्या है, स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो इसको अपन बोल सकते हैं स्थिरता। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी से रिलेटेड, है ना। अच्छा, इग्नोरेंट और इम्पेंडिंग, यहाँ पर ये जो इमिनेंट है इसका मतलब ही होता है इम्पेंडिंग, और इग्नोरेंट का मतलब हो गया है अनजान या अज्ञान, जो भी आप इसको बोल लीजिए। इसको अपन अनअवेयर भी बोल सकते हैं, जो अवेयर नहीं है चीज़ों से, जानकार नहीं है, अपन उसको बोल सकते हैं इग्नोरेंट, अनजान या अज्ञान। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इमिनेंट, और इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हो गया तुम्हारा, इम्पेंडिंग। ये आपको समझ में आया। इमिनेंट का मतलब ही होता है निकटस्थ या पड़ोसी, निकटस्थ या पास में, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इम्पेंडिंग, और इसका मतलब भी क्या होता है, पास में। समझ में आया। आगे बढ़ें, चलो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा सिनोनिम्स, तो ये है स्मूथ। क्या है हमारा, स्मूथ है। अच्छा, स्मूथ, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा, देखो सिनोनिम्स हमारा क्या है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, सरल है, स्मूथ है। तो स्मूथ का सिनोनिम क्या होगा, जो आसान होगा, सरल होगा, एकदम समतल होगा, अच्छा होगा। रफ तो हमारा इसका क्या हो गया, एंटोनाइम हो गया, जो हम पिछली शिफ्ट में पढ़े हुए थे। अब इसी का 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का आप अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको मिलेगा। रफ का उसने क्या पूछा हुआ है, एंटोनिम्स पूछा है। यहाँ उसने स्मूथ का क्या पूछ लिया, सिनोनिम्स पूछ लिया। अब ये तो इसका एंटोनिम हो गया रफ। रफ मतलब खराब या कठोर, बेकार, भद्दा, क्वार्स, अगर अपन इसको बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रफ का क्वार्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, स्मूथ का सबसे पहले फ्लैट, ऑप्शन बी। रफ, ऑप्शन सी अनइवन, और ऑप्शन डी ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब क्या हो गया, जो टूट चुका है, टूटा हुआ, है ना। अनइवन का मतलब, जैसे देखो इवन आपने देखा हो, इवन का मतलब होता है सम, यानी कि एक प्रकार से समान चीजें, समतल। ऐसे ही अनइवन का मतलब होता है असमतल। अनइवन का मतलब क्या हो गया, असमतल। रफ मतलब बेकार, खराब, भद्दा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है सिनोनिम्स स्मूथ का, फ्लैट। क्या बचता है, एकदम फ्लैट है, सरल है, आसान है, सीधा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं। तो स्मूथ का आंसर हमारा क्या हो गया, फ्लैट। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक सेंटेंस दिया है हमारा, क्या सेंटेंस है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, सुनना। अच्छा, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता। क्या चीज, साउंड को, एक ऐसा साउंड, एक ऐसी ध्वनि जिसको वो सुन नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है हमारा, देखो ऑप्शन ए में लगा हुआ है इनएडिबल, ऑप्शन बी में है ऑडिबल, ऑप्शन सी में है इनडेलिबल, ऑप्शन डी में है इनऑडिबल। देखिए इन, ये जो हाँ यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, इस इन प्रीफिक्स का मतलब मीनिंग दे रहा है ये नेगेटिव मीनिंग। और जब भी देखिए इन, एक वर्ड के आगे जब भी प्रीफिक्स लगा होता है इन, तो कहीं कहीं इसका पॉजिटिव मीनिंग भी निकलता है, कहीं कहीं इसका मीनिंग नेगेटिव भी निकलता है। यहाँ पर इन, ये जो है ये आपको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, जैसे अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनएडिबल, यानी कि यहाँ पर ये जो एडिबल आपको दिख रहा है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और आप ऑप्शन में गलत आंसर टिक करके आ जाओ। जैसे इनएडिबल और इनऑडिबल में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब हमें अगर अच्छे से जानकारी होगी, हम पढ़ के गए होंगे तो हमें पता चल जाएगा। ऑडिबल का मतलब क्या है, अ साउंड दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, जिसे क्या किया जा सके, सुना जा सके, उसे तो बोलते हैं ऑडिबल, सुनने योग्य। इनडेलिबल का मतलब क्या हो गया, देखिए डेलिबल यहाँ पर ये लगा हुआ है, डेली का मतलब ये होता है डिलीट करना या मिटाना कोई भी चीज। तो मिटाना
तो यहाँ पर कैसा है, इस जिसे मिटाया ना जा सके, क्योंकि इन लगा हुआ है, नेगेटिव मीनिंग है, तो इनडेलिबल का मतलब जिसे मिटा ना सके, जो अमिट हो। अच्छा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अमिट बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा डी ऑप्शन, इनऑडिबल। देखिए ऑडिबल, यहां पर ये जो ऑडी है इसका मतलब ही होता है साउंड। यहां पर ये जो ऑडी है इसका मतलब ही क्या है, साउंड से रिलेटेड है। और इन मैंने आपको बताया अभी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसका सही आंसर हमें क्या लग रहा है, इनऑडिबल है सर। तो फिर इनएडिबल क्या है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि इन आपको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, और एडिबल का मतलब होता है ईट, यानी कि जो क्या नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी ईट, जो खा नहीं सकता, खाना, फूड वगैरह, तो इनएडिबल। ऑडिबल जो सुना जा सके, इनडेलिबल अमिट हो गया, इनऑडिबल साउंड से रिलेटेड हो गया, जो सुन नहीं सकता। और ये चारों ही वन वर्ड के फॉर्म में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको यही पूछ लिया गया, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना जा सके। हो सकता है आपको आगे की शिफ्ट में इन तीनों में से कोई एक देखने के लिए मिल जाए। तो ये चारों की मीनिंग मैंने आपको बता दी है, आपको याद रहेंगे। आप इन्हें अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। बाकी का मैं आपको ये पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही मेरे चैनल पे, या तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है बायस स्टडी सेंटर, और मेरी डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वन वर्ड है अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ऐसा ग्लास, कैसा ग्लास, एक ऐसा ग्लास जो कंटेन करके रखता है किस चीज को, फिश को, मछलियों को, जिसमें मछलियां रखते हैं उसको बोलते हैं। तो एक ऐसा ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, किस चीज के लिए, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, एट्रियम, ऑप्शन बी क्या है, बेस, ऑप्शन सी क्या है, एक्वेरियम, और ऑप्शन डी क्या है, बीकर। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे इनमें से कौन सा आता है। तो सब, अगर हम अपनी क्लासेस में, आप प्रयोगशाला वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर बीकर वगैरह का प्रयोग ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है। तो बीकर तो हमारा जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग होते हैं केमिस्ट्री की क्लासेस में वो होते हैं बीकर, इस तरीके से बीकर होते हैं। तो वहाँ पर तो सर बीकर तो नहीं हो सकता, बीकर में फिश वगैरह को नहीं रखा जा सकता, एक ऐसा ग्लास नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन बी और ए में आपको कन्फ्यूजन, देखो ए क्या है, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, VASE। बेस का मतलब होता है सर हमारा एक ऐसा कलश, अगर अपन इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम कलश। कलश का मतलब क्या है, आप पूजा वगैरह सामग्री में जो कलश वगैरह का प्रयोग होता है, जिस पे अपन नारियल वगैरह रख देते हैं, कुछ पत्ते मत्ते लगा देते हैं, उसे बोलते हैं बेस या कलश। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक रूट वर्ड भी बताया था, एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है क्या हमारा, वाटर। तो वाटर से रिलेटेड एक्वेरियम, एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पात्र जिसमें क्या रखा हो, पानी हो, जल हो, और उसी में क्या हो, फिशेस वगैरह होती हैं। तो आपने देखा होगा एक ऐसा ग्लास कंटेनर होता है जिसमें फिशेस वगैरह होती हैं, उसी को बोलते हैं अपन एक्वेरियम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर, एक्वेरियम हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़े सर। ओके, देखिए अब हमारे आते हैं ईडियम। तो करेक्ट ईडियम्स, सबसे ईडियम क्या है हमारा, देखिए लिखा है इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या बोल रहा है, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट। जहां पर तुम्हें अंडरलाइन देखने को मिलेगी ना क्वेश्चन में, वही तुम्हारा ईडियम होगा। यहां पर अंडरलाइन हमें कहां देखने को मिली है, टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन ए है हमारा कंट्रोल करना, ऑप्शन बी है हमारा लीव करना, ऑप्शन सी है हमारा कंसीडर, और ऑप्शन डी है हमारा सिलेक्ट। अगर आपको इसका सेंटेंस का मीनिंग अगर आप निकाल लोगे तो आप आसानी से इसको भी कर जाओगे, चाहे आपको ईडियम आए या ना आए। लेकिन अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि वो क्या है कि इसका सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते, वो अर्थ ही नहीं समझ पाते, तो फिर क्या करें उनके लिए। तो उन्हें क्या है ना कि कुछ कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, टेक इनटू अकाउंट वगैरह ये बहुत पूछा जाता है। तो तुम्हारा यहाँ पर टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम इसका अर्थ करके देखते हैं क्या है। इट इज गुड टू, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, टेक इनटू अकाउंट को। उसके बाद क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जैसे ही मैंने ये बिफोर देखा
तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कनेक्टर का काम कर रहा है बिफोर, यहाँ पर दो सेंटेंसों का। तो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो सब बिफोर के बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ मेकिंग अ डिसीजन, क्या डिसीजन लेने से पहले, डिसीजन क्या बनाने से पहले, बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, किसका, निर्णय लेने से पहले, ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, जितने भी महत्वपूर्ण उसके पहलू हैं, फैक्टर्स हैं, उनका वो क्या करता है डिसीजन लेने से पहले। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट, क्या उनको कंट्रोल करता है। सर इंपोर्टेंट फैक्टर्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या उन्हें कंट्रोल करेगा क्या? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा, क्या उन्हें छोड़ देता है, लीव कर देता है? नहीं सर, जब डिसीजन ले रहा है तो किसी चीज़ को, फैक्टर्स को छोड़ेगा कैसे, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, कंसीडर हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा सिलेक्ट, क्या उन्हें सिलेक्ट करता है? सर अगर उसे सिलेक्शन करना ही होता तो फिर वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर और जितने भी इंपॉर्टेंट उसके फैक्टर्स हैं उन पर डिसीजन किस तरीके से उनको क्या करता सर। तो एक व्यक्ति जो है वो अगर कोई भी अच्छा निर्णय ले रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट उसके फैक्टर्स हैं उन पर क्या लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो उन फैक्टर्स पर वो क्या करेगा, उन्हें कंसीडर करेगा। क्या करता है? कंसीडर करता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंसीडर करना। तो टेक इनटू अकाउंट का इडियम क्या हो गया हमारा, कंसीडर करना। आया समझ में? नेक्स्ट हमारा क्या है इडियम, आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स आई थिंक। अब देखिए अंडरलाइन देखने को मिली हमें, आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। मान लो आपको ये इडियम आता ही नहीं है, तो आप सेंटेंस को जोड़ोगे कैसे? उसने सबसे फर्स्ट बोला आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स। जब आपको यहां पर देखने के लिए क्या मिला सर, ये जो टू देखने के लिए मिला ना आपने, एक तो ये वाला टू होता है टी ओ वाला, और एक हमारा होता है टी डबल ओ वाला। ये जो टी डबल ओ वाला है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव मीनिंग अर्थ देता है कभी कभी। वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम अगर इस टू का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए करें कि मैं आपको हिंदी में बोलूं कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूं कि मैं चल नहीं सकता, तो टू का प्रयोग वहां पर हो सकता है ज़्यादा कमज़ोर के लिए, मतलब नेगेटिव अर्थ देता है यहाँ पर ये जो टू है। तो वो ये बोल रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, इतने ज़्यादा उसके पास प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, तो उन पर वो काम कर रहा है। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स आई थिंक, वो ऐसा सोचता है। क्या सोचता है वो, ऐसा क्या सोचता है सर, टू टेक केयर ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, टू बी हैप्पी टू मल्टीटास्क, क्या वो खुश है मल्टीटास्क से? सर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड वर्क डल, क्या उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जो काम है वो डल है, बेकार है, खराब है या बेकार होता जा रहा है। नॉट एबल टू फिनिश वर्क, क्या उस काम को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा करता तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों लगता कि आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब उसमें इतनी क्षमता है। इसका मतलब होता है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को, एक से ज़्यादा काम को वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता हो। तो इस इडियम का मतलब क्या हो गया, आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू का, कि टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना, उसे बोलते हैं अपन मोर देन आई कैन च्यू। यहाँ तक आपको मेरी क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है? ये हमारा वोकैब का पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस में सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा, बाकी का आप इन्हें करिए, साथ साथ में आप अपना प्रैक्टिस भी करिए। मेरी 1 वर्ड्स की कुछ क्लासेस डली हुई हैं, रूट वर्ड की क्लासेस डली हुई हैं, जाके उनको भी देखिए। और साथ ही साथ रीजनिंग का आपने देखा होगा, अभी पिछले 1-2 साल से एसएससी ने क्या किया है कि एक क्वेश्चंस वो आपको पजल वगैरह का डालता है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह का डालता है, तो आप उसे, मेरी 2 क्लासेस वहाँ पे डली हुई हैं, आपको उनने, अगर आप उनको देख लोगे तो आप उस क्लासेस को देखने के बाद उस क्वेश्चन को गारंटी के तौर पर करके आओगे। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आज के लिए इतना ही, एंड टेक केयर, गुड बाय।